हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं, है ना। क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं 28 और 29 अक्टूबर को जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का एग्जाम जो है वो कंफर्म कर दिया गया है। इस वजह से मैं आप लोगों को डेली बेसिस पे वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि एग्जाम डेट आने तक आप बेहतरीन प्रिपरेशन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आ पाए इस एग्जाम में। ठीक है, तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे भगवान महावीर स्वामी, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका कुंडल ग्राम में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यही जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भी थे, समझ रहे। और जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे, इन्हीं को ही माना जाता है महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक। ठीक है। और जैन धर्म के अगर हम प्रथम तीर्थकर की बात करें तो वो थे ऋषभ देव। तो वो भी आपसे पूछा जाता है। कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है किसे, और क्यों जाना जाता है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा। बेसिकली आपको पता होगा, देखो अकबर जो था वो एक समाज सुधारक था, अपनी जनता की भलाई के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार करता था। तो इसलिए जैनुल आबदीन यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा, ये भी कश्मीर के समाज सुधारक थे। उसी को ध्यान में रखते हुए इन्हें कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष निर्धारित की थी? 1872 की बात हो रही है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? लड़कों की 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की थी। और भैया हर वीडियो में मैं आपसे बोलता हूँ कि 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ। तो इसलिए रखता हूँ ताकि आप लोग जो है वो कंप्लीट करो। इतनी मेहनत के साथ जब मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आपको लाइक करने में कौन सा पैसे लग रहे हैं? हर कुछ मैं आपको फ्री देता हूँ, पीडीएफ भी फ्री प्रोवाइड करवा रहा हूँ। उसके बाद भी आपको पता नहीं क्या होता है कि आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं। भाई लाइक करो वीडियो को, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ। भक्ति आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भक्ति आंदोलन के अगर हम जन्मदाता की बात करें तो रामानुजाचार्य को जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था? तो किसने दिया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बेहतरीन क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन से बता सकते हो। तो सही आंसर हो जाएगा 1946 में। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। ठीक है। जिसे कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली ने ही भारत में 3 सदस्यीय शिष्टमंडल को भेजा था, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, समझ रहे हैं। जिसमें पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और एपी अलेक्जेंडर थे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा उदारवादी नेता नहीं था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? लाला लाजपत राय हो गए, और बाल गंगाधर तिलक हो गए, विपिन विपिन चंद्र पाल हो गए, ये सभी गरम दल के नेता थे। ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक जो है वो उदारवादी नेता नहीं थे, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, दादा भाई नरोजी, ये सभी उदारवादी या नरम दल के नेता थे। उदारवादी को नरम दल भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आराम से बता सकते हो। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी और उस अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। और यही जो थे माउंटबेटन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी बने। मतलब स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो ध्यान रखना दोनों चीजें। वर्ष 1930 में गांधी जी ने सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा क्यों की? तो वजह जानते ही हो आप, नमक कानून को तोड़ने के लिए।
पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। 12 मार्च को स्टार्ट की थी और 6 अप्रैल 1930 वे दांडी पहुंचे और वहां नमक कानून को तोड़कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा मंडल रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए उत्तरदायी है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, आयन मंडल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पीर पंजल श्रेणी से में बेरीनाग के निकट से निकलती है तथा बुलर झील से होकर बहती है? कौन सी नदी है? झेलम नदी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो किस प्रकार के वनों में? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, पहला ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी का कठोर बाहरी हिस्सा जिसमें क्रस्ट और बाहरीतम मेंटल शामिल है उसे क्या कहा जाता है? उसे स्थलमंडल कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बढ़िया क्वेश्चन। K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो काराकोरम श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है और यही जो है वो भारत में पाई जाने वाली सबसे ऊंची चोटी है और वर्ल्ड की है माउंट एवरेस्ट। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस अलग अलग हैं। भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र में, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है और इसी बेरोजगारी को ही आदर्श बेरोजगारी भी कहते हैं। यह बेरोजगारी की स्थिति क्या होती है जिसमें किसी कार्य को करने के लिए जितने श्रमिकों की आवश्यकता होती है उससे अधिक श्रमिक कार्य पर लगे होते हैं। यदि श्रमिकों को कार्य से हटा दिया जाए तो भी उत्पादकता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि जितना पहले उत्पादन हो रहा था उतना श्रमिकों के हटाने के बाद भी उत्पादन होगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही कार्य में जो श्रमिक है वो ज़्यादा लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की बेरोजगारी को ही हम जो है वो प्रसन्न बेरोजगारी कहते हैं। मांग की धनात्मक आय लोच की व्याख्या करता है कौन सा नियम? एंजल का नियम, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी दर बैंकों द्वारा ऋण के लिए लिए सबसे योग्य ग्राहकों से वसूली जाती है? न्यूनतम उधार दर, पहला ऑप्शन करेक्ट। यदि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग उसी दिशा में है जिस दिशा में उपभोक्ता की आय है तो उस वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग का उसकी कीमत के साथ विपरीत संबंध होता है, उसे फिल इन द ब्लैंक्स का नियम कहा जाता है। तो इसे हम मांग का नियम कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में फिल इन द ब्लैंक्स के साथ होती है। वृद्धि जो है वो उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होती है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद 55, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव से, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अपशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई? अपशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? जब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया तो कुछ शक्तियां बची रह गई जिसको अपशिष्ट शक्तियां कहती हैं। तो इन शक्तियों पर जो अधिकार होता है वो केंद्र का होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? बेहतरीन क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। तो कौन था? डॉक्टर VN राव, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चंस के भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम UP SSC PET के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।